आज रविवार की छुट्टी होने के कारण होटल में काफ़ी भीड़ थी। हमें भी डिनर ऑर्डर किए हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, पर अभी तक आया नहीं था। हम बैठे बैठे आपसी बातचीत में मशगूल थे, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस टेबल पर जा अटकता जहाँ एक फैमिली बैठी थी। उनका टेबल हमारे टेबल को छोड़ तीसरा टेबल था, जिसमें माता पिता और 3 बच्चे बैठे हुए थे। 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटियां अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थी और माता पिता आपस में ही बातें कर रहे थे। पति का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसका चेहरा दूसरी तरफ था, पर पत्नी के हाव भाव से लग रहा था कि उनमें किसी बात को लेकर बहस चल रही थी, क्योंकि पत्नी अपनी आंखें बड़ी कर कर कुछ बोले जा रही थी और पति अपना हाथ उठाकर उसे शांत करने को कह रहा था। उनका बेटा, जिसकी उम्र करीब 3-4 साल की होगी, सब बातों से बेफिक्र अपने आप में ही मगन, कभी कांटा चम्मच से खेलता तो कभी उसी कांटा चम्मच से प्लेट बजाने लगता, कभी टेबल पर रखे नमक और पेपर पाउडर को अपनी हथेली पर गिराकर उंगली से चाटने लगता, तो कभी टिश्यू पेपर निकालकर अपना चेहरा खुद ही पोंछने लगता। जब उसकी माँ उसे आंखें दिखाकर इशारों से कहती कि बैठ जाओ, तो वह बैठ भी जाता, पर फिर थोड़ी देर में वह ही सब कुछ शुरू कर देता। उसकी छोटी छोटी शरारतें देखकर मुझे उस मासूम पर बड़ी हंसी आ रही थी और प्यार भी। सच, बच्चे कितने मासूम होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हरकतों को कौन देख रहा है कौन नहीं। उनकी शरारतें मुझे अपने बचपन की याद दिलाने लगी। आखिर हमने भी तो इसी तरह की शरारतें की होगी कभी। बीच बीच में वह मुझे भी देखता कि मैं उसे देख रही हूँ और फिर शांत खड़ा हो जाता, और जब मैं उसे देखकर मुस्कुरा देती तो फिर वही शुरू हो जाता। तभी मेरे पति वरुण बोले कि खाना आ गया। जहाँ मेरे बेटे ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, वहीं बेटी ने पाव भाजी और हमने सिंपल दाल रोटी की सब्जी मंगवाई थी। अभी हमने खाना शुरू किया था कि वह बच्चा हमारे टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं उसे देखकर मुस्कुराई और उसके नरम गालों को छूकर प्यार भी किया, लेकिन उसका ध्यान तो बस पिज़्ज़ा पर ही अटका हुआ था। एकटक वह पिज़्ज़ा को देखे जा रहा था। लग रहा था अभी बोलूँगी और खाने लगेगा। थोड़ा सा खिला दे क्या? मैंने वरुण की तरफ देखते हुए कहा। नहीं मीरा, ऐसे किसी अनजान बच्चे को कुछ खिलाना पिलाना ठीक बात नहीं है। पता नहीं उसके माँ बाप क्या बोल दें। तभी उसकी माँ ने आंखें दिखाते हुए आने का इशारा किया। माँ के डर से वह चला तो गया, लेकिन फिर वापस आकर हमारे टेबल के सामने खड़ा हो गया। लग रहा था अभी पिज़्ज़ा उठाकर खाने लगेगा। हमें थोड़ा अजीब भी लग रहा था। थोड़ा सा खिला देते हैं, इसमें क्या हर्ज है? मेरा बेटा जिगर पिज़्ज़ा का एक पीस उस बच्चे की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, तो वरुण ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मैंने मना किया है ना। अरे, दूसरों के बच्चों को ऐसे कुछ खिला नहीं सकते, अगर इसके माँ बाप बुरा मान गए तो। पर वो तो बच्चा तो वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। खाते खाते यह सोचकर मेरा हाथ रुक गया कि शायद बच्चा बहुत भूखा है, और मैं उससे कुछ पूछती कि उसकी माँ ने आवाज़ देकर उसे बुला लिया, क्योंकि उसकी टेबल पर भी खाना लग चुका था। सच में बच्चा भूखा था। जल्दी जल्दी वह पापड़ पर ही टूट पड़ा। उसकी माँ आंखें दिखाते हुए उसे बोल रही थी, आराम से खाओ, आराम से। हमारा खाना तो बस हो ही चुका था और वेटर बिल के साथ सौंफ चीनी भी लेकर आ गया था। हम रेस्टोरेंट से निकलने लगे, पर हमारी आदत ऐसी होती है कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार देख रहे होते हैं तो जाते जाते भी लगता है कि एक बार मुड़कर उसे देख लें। इसलिए मेरी नज़र फिर उस बच्चे पर जा टिकी, पर उस बच्चे की बगल वाली कुर्सी पर प्रतीक को देखकर हैरान रह गई। लगा कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं। हाँ, धोखा ही होगा, क्योंकि यहाँ प्रतीक कैसे हो सकता है, और यह तो सिर्फ प्रतीक सा दिखता है, मैंने अपने मन में कहा कि तभी पीछे से अपना नाम सुनकर मैं चौंक गई। वह झटकते हुए मेरे पास आया और कहने लगा, मीरा, तुम और यहाँ? प्रतीक, तुम? मैं आश्चर्यचकित रह गई उसे यहाँ देखकर। तो क्या यह प्रतीक की फैमिली है? और प्रतीक कैसा हो गया, यह तो ठीक से पहचान में भी नहीं आ रहा है। सिर के आधे बाल उड़े हुए,
आंखों पर मोटा सा चश्मा, चेहरे पर कोई रौनक नहीं, न वह हंसी न मुस्कान। अपनी उम्र से करीब 10 साल बड़ा लग रहा था। उसे देखकर मेरे दिल में फिर वही भावना जाग उठी। मीरा, मीरा कहाँ खो गई? क्या पहचाना नहीं मुझे? प्रतीक की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। अपने आप को भावनाओं के जाल से मुक्त कर और संभलते हुए मैंने कहा, प्रतीक तुम और यहाँ, और यह तुम्हारी फैमिली है क्या? मुझे उसकी फैमिली के बारे में सामने से नहीं पूछना चाहिए था, पर अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया। प्रतीक अपनी फैमिली से मिलवाते हुए कहने लगा, हाँ मेरी फैमिली है। मेरी पत्नी नंदा, अपनी बड़ी बेटी कोयल, छोटी बेटी पिंकी और बेटा अंश। अभी कुछ महीने पहले ही मेरा तबादला यहाँ मुंबई में हुआ है। मैंने अपने मन में कहा, अच्छा तो यह प्रतीक की जीवन संगनी है। आखिर प्रतीक की माँ को अपने मन की बहू मिल ही गई। वैसे बहुत खास तो नहीं है देखने में, हो सकता है उनकी नज़र में हो। मैं भी अपने परिवार से प्रतीक को मिलवाते हुए कहा, प्रतीक ये मेरे पति वरुण और ये मेरा बेटा जिगर और बेटी साक्षी। प्रतीक बड़े गौर से मेरे पति और बच्चों को देखे जा रहा था। वरुण कहने लगे, क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? हाँ वरुण, हमने एक साथ ही प्रोबेशनरी ऑफिसर की ट्रेनिंग ली थी और तब से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हमारे पिछले रिलेशन के बारे में कुछ न बताकर हमने एक दूसरे का परिचय सबके सामने रखा। वरुण प्रतीक से हाथ मिलाते हुए बातें करने लगे और मैं प्रतीक की पत्नी नंदा से बातें करने लगी। थोड़ी देर में ही पता चल गया कि वह कितनी तेज तर्रार औरत है। बस अपनी ही हाके जा रही थी और बीच बीच में मेरे हाथों में डायमंड जड़ी चूड़ियों को भी निहारे जा रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही हम चलने को हुए, अपनी आदत के अनुसार वरुण कहने लगे, अब ऐसे सिर्फ हाय हेलो से काम नहीं चलेगा। परसों क्रिसमस की छुट्टी है, आप सब हमारे घर खाने पर आमंत्रित हैं। प्रतीक ने न केवल न करने पर वरुण ने उसकी एक न सुनी। मुझे वरुण पर गुस्सा भी आ रहा था। क्या ज़रूरत थी तुरंत किसी को अपने घर बुलाने की? प्रतीक मुझे देखने लगा क्योंकि मुझे पता था वह भी मेरे घर नहीं आना चाह रहा होगा, पर वरुण को कौन समझाए। याद करना तो दूर, अब प्रतीक कभी भूले बिसरे भी मेरे ख्यालों में नहीं आता था, पर आज अचानक उसे देखकर जाने मेरे मन को क्या हो गया। वरुण ने अपने फ़ोन नंबर के साथ साथ घर का पता भी प्रतीक को मैसेज कर दिया। रास्ते भर में प्रतीक और उसकी फैमिली के बारे में ही सोचती रही। माँ ने बताया था कि मुझे मेरे बाद प्रतीक के लिए कितने रिश्ते आए और कुंडली न मिलने के कारण लौट गए। हाँ, यह भी बताया था माँ ने कि प्रतीक की जिस लड़की से शादी तय हुई है उससे प्रतीक के 28 गुणों का मिलान हुआ है। लेकिन प्रतीक और उसकी पत्नी को देखकर लग रहा था कि दोनों में एक भी गुण नहीं मिल रहे थे। खैर मुझे क्या, माना हमारा रिश्ता न हो पाया, पर वरुण जैसा इतना प्यार करने वाला पति तो पाया ना मैंने। घर आकर हमने थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की और सो गए। सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजकर हमेशा की तरह हम जॉगिंग पर निकल गए। वरुण बातें करते रहे और मैं उनकी बातों में सिर्फ हाँ हूँ करती रही। मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहे थे कि जन्मपत्री मिलान के बावजूद प्रतीक खुश था अपनी पत्नी के साथ। क्या सच में दोनों का मन मिल रहा था? चाय पीते हुए भी बस वही सब बातें चल रही थी मेरे दिमाग में। वरुण ने टोका भी, क्या सोच रही हो? पर मैंने अपना सिर हिलाकर इशारों में कहा, कुछ नहीं। वरुण को ऑफिस भेजकर मैं भी व्यस्त बैंक के लिए निकल गई। रात में खाना खाते वक्त वरुण कहने लगे, मीरा कल मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, ज़रूरी मीटिंग है और हो सकता है लेट हो जाऊं। मेरी तरफ से प्रतीक और उसके परिवार को सॉरी बोल देना। मुझे वरुण पर गुस्सा आया। मुझे गुस्सा होते देख कहने लगे, सॉरी सॉरी, अब इतना गुस्सा भी मत देखो। क्या बच्चे की जान लोगी? और बच्चों के सामने ही रोमांस शुरू कर देते और बच्चे भी हो पापा कहकर मज़े लेने लगे। दूसरे दिन वरुण अपने ऑफिस के लिए निकल गए और थोड़ी देर बाद बच्चे भी यह कहकर घर से निकल गए कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिल्म जाने का प्रोग्राम बनाया है।
अब मैं क्या करूँगी, सोचा चलो खाने की तैयारी ही कर लेती हूँ, क्योंकि अकेली हूँ तो खाना बनाने में भी वक्त लगेगा और घर को भी व्यस्त करना था। तो लग गई अपने कामों में। दोपहर के करीब 1 बजे वो लोग हमारे घर आ गए। मैंने उन्हें बैठाया और पहले सबको जूस सर्व किया, फिर कुछ सूखा नाश्ता टेबल पर लगा दिया। प्रतीक ने वरुण और बच्चों के बारे में पूछा तो मैंने उसे बताया कि उन्हें किसी ज़रूरी मीटिंग में जाना था इसलिए, लेकिन सामने वरुण को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। वरुण, आप तो? हाँ, मीटिंग कैंसिल हो गई और अच्छा ही हुआ। बोलो, कोई काम बाकी है? वरुण ने कहा। नहीं, सब तैयार है, मैंने कहा। खाना पीना समाप्त होने के बाद हम बाहर लॉन में कुर्सी लगाकर बैठ गए। हम बातें कर रहे थे और बच्चे वहीं लॉन में खेल रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान प्रतीक के बेटे पर चला जाता, जो कभी झूला झूलता तो कभी झूले को ही झुलाने लगता। उसकी प्यारी शरारतों पर मैं मंद मुस्कुरा रही थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा तो उसने तुतलाते हुए कहा, अंश है मेरा नाम। अंश? अरे वाह, बहुत ही सुंदर नाम है तुम्हारा तो। उसकी तोतली बातों पर मुझे हंसी आ गई, लेकिन अचानक से जब मेरी नज़र प्रतीक पर पड़ी तो मैं सकपका गई। पता नहीं कब से वह मुझे देखे जा रहा था। मुझे लगा शायद वह मुझसे बहुत कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन अपने मन में ही दबाए हुए था। ठीक है, अब चलते हैं, कहकर प्रतीक उठकर खड़ा हुआ, पर वरुण ने यह कहकर उन्हें रोक लिया कि एक एक कप चाय हो जाए, जिसे प्रतीक ठुकरा नहीं पाया। मैं चाय बनाने ही जा रही थी कि नंदा भी मेरे पीछे पीछे आ गई और कहने लगी, हमारे आने से ज़्यादा काम बढ़ गया है आपका। अरे ऐसी बात नहीं नंदा जी। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ? अभी मैं बोल ही रही थी कि मेरी बात बीच में काटते हुए कहने लगी, मैं अपने बारे में क्या बताऊं मीरा जी। मेरा तो मानना है कि आप जैसी नौकरी करने वाली औरतें ज़्यादा खुश रहती हैं, वरना हम जैसी गृहिणी तो बस काम और परिवार में पिसती रह जाती हैं। अब हमें ही देख लीजिए, दिन भर बस घर और बच्चों के पीछे पागल रहती हूँ। ऊपर से मेरी सास कुछ भी कर लो, उन्हें मुझसे शिकायत ही लगी रहती है। कुछ तो काम है नहीं, बस दिन भर बकबक करती रहती है। अरे मैंने तो प्रतीक से कितनी बार कहा है, जाकर इन्हें गांव छोड़ आइए, आखिर हमारी भी तो जिंदगी है, कब तक ढोते चलेंगे इस माताजी को। पर नहीं, इन्हें मेरी बात सुननी ही कहाँ है। मुझे कुछ बोल नहीं बन रहा था। अभी हम एक दूसरे को ठीक से जानते पहचानते भी नहीं, और यह अपनी माँ समान सास के बारे में कैसी कैसी बातें बोल रही है। इसके लिए आंटी ने मेरे सहित न जाने कितनी ही लड़कियों को ठुकरा दिया था। नंदा फिर कहने लगी, सच कहती हूँ मीरा जी, आप बड़ी किस्मत वाली हैं जो आपकी सास नहीं है, वरना मेरी सास तो मेरे लिए पनौती बनकर रह गई है। और ये मेरे पति, लगता है जैसे मैं इनके पल्ले जबरदस्ती बांध दी गई हूँ। क्यों, मेरे मुंह से निकल गया। कहने लगी, अरे देख रही हैं, आप कभी भी मुझे प्यार भरी नज़रों से नहीं देखते, पता नहीं किनके ख्यालों में खोए रहते हैं। तो क्या आज भी प्रतीक के दिल में मैं ही हूँ, सोचकर मेरी आंखें नम हो गई। किसी तरह नंदा से छिपाकर मेरी आंखें नम हो गई, किसी तरह नंदा से छिपाकर अपने आंसू पोंछकर बोली, ऐसी बात नहीं है नंदा जी, माँ बाप हो या सास ससुर सब हमारे अपने हैं, और जैसे उन्होंने हमें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, हमारे सुख को सबके ऊपर रखा, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने माँ बाप को मान सम्मान दें, उनका सहारा बने। भले ही आंटी ने मेरे साथ जो भी किया, पर मैं उनका अपमान कैसे सह सकती थी। लेकिन मेरी एक भी बात उसे अच्छी नहीं लगी। कहने लगी, ठीक है, जरा मैं आपका घर देख लेती हूँ। मैं उसे देखकर सोच में पड़ गई कि इतनी कड़वाहट भरी है इसके दिल में आंटी के लिए। जाते जाते प्रतीक कहने लगा, मीरा, खुश तो हो ना अपनी ज़िंदगी में? हाँ, बहुत खुश हूँ। और तुम? मेरे पूछने पर वह मेरा मुंह ताकने लगा, जैसे मुझसे ही पूछ रहा हो, क्या तुम्हें मैं खुश दिख रहा हूँ? उसने कुछ न बोला और अपनी नज़रें नीचे कहने लगा, पापा नहीं रहे,
माँ भी शायद ज़्यादा दिन न बच पाए। तुम्हें ठुकराकर आज भी वे पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। तुम्हारे बारे में बताया था उन्हें, मिलने को तड़प उठी। हो सके तो एक बार माँ से मिल लेना। कहते कहते प्रतीक की आंखें भर आई। मैं भी अपनी रुलाई कहाँ रोक पाई। सोचने लगी आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों अंधविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई कि आंटी हमारा प्यार, हमारी खुशी नहीं दिखी। उन्हें यहाँ से जाते जाते शाम हो के 5 बज गए थे। मैं रात में खाना खाकर सब सो गए, पर मेरी आंखों में नींद कोसों दूर थी। प्रतीक का मुरझाया हुआ चेहरा, उसकी उदासी भरी बातें मेरे मन को तड़पा गई। स्मृति की सारी पपड़ियाँ एक एक करके मेरी आंखों के सामने खुलने लगी। हम पहली बार तब मिले थे जब प्रोबेशनरी ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए हम गुड़गांव गए थे। बातों ही में जाना कि हम एक ही शहर के हैं। ट्रेनिंग के 15 दिन कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। यह संयोग ही था कि हमारी पहली पोस्टिंग भी अपने शहर में ही मिल गई। अब तो हमारा मिलना जुलना अक्सर होने लगा। दोस्त तो पहले ही बन चुके थे, लेकिन हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। यह तब पता चला जब रात रात तक एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे। एक दिन न मिल पाना भी हमें बेचैन कर जाता। हमारे प्यार पर हमारे घर वालों ने भी झंडी दिखा दी। अब हम एक दूसरे से घर भी आने जाने लगे थे। और प्रतीक के माँ पापा मुझे अपने घर का सदस्य समझने लगे थे। प्रतीक के पापा ने तो यहाँ तक कहा था, प्रतीक बेटा तुमने अपने वास्ते इतनी सुंदर और गुणी लड़की खुद ही ढूंढ ली। ऐसी तो शायद हम न ढूंढ पाते। ऐसा नहीं था कि मैं आंटी को पसंद नहीं थी, पर कोई एक बात उन्हें परेशान कर रही थी। एक रोज़ मेरे पापा को बुलाकर वो बोली, भाई साहब हो सके तो मीरा की जन्म कुंडली भेज दीजिएगा। मेरे पापा आश्चर्य से बोले, जन्म कुंडली? पर किस लिए? और हम तो इस कुंडली मिलान पर विश्वास ही नहीं करते, इसलिए कभी बनवाने की सोची भी नहीं। हाँ, पर जब मीरा बहुत छोटी थी तब इसकी दादी ने इसकी कुंडली बनवाई थी, पर अब पता नहीं कहाँ होगी। फिर मेरे पापा हंसकर कहने लगे, बहन जी अब हमें ही देख लीजिए, हमारा कोई कुंडली मिलान नहीं हुआ, फिर भी क्या मस्त जिंदगी कट रही है हमारी एक दूसरे के साथ। प्रतीक की माँ कहने लगी, सब तो ठीक है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ा सतर्क तो होना पड़ता है। और हर्ज ही क्या है, जो कुंडली मिलान हो जाए तो हो सके तो भेज दीजिएगा। प्रतीक और उसके पापा इशारे से मना करते रहे, पर प्रतीक की माँ जिद पर अड़ गई। अब दादी तो रही नहीं, फिर भी पापा ने कहा, ठीक है मैं कोशिश करूँगा। प्रतीक की जिद पर हमारी सगाई तो हो गई, पर शादी की डेट 6 महीने बाद की रखी गई। धीरे धीरे हम शादी की तैयारियों में जुट गए। एक रोज़ प्रतीक के माँ पापा ने मुझसे कहा कि मैं प्रतीक के साथ जाकर अपने लिए गहने पसंद कर लूँ। हमें लगा कि अब उन्हें कुंडलियों के बारे में कुछ जानना नहीं है और हमारे रिश्ते से भी उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। उस रोज़ जल्दी जल्दी मैंने अपने बाल संवारे और प्रतीक की पसंद की ड्रेस पहनी। न जाने कितनी बार खुद को आईने में देखा और बार बार घड़ी पर भी नज़र टिकाई थी। मुझे इस बात का खटका लग रहा था कि कहीं घड़ी ही तो अटक नहीं गई, कहीं ज़्यादा देर तो नहीं हो गई। जब यह भरोसा भी टूट गया और बहुत देर बाद भी प्रतीक मेरे घर नहीं आया, तो मैंने ही फ़ोन लगाया यह पूछने के लिए कि हमें गहने पसंद करने जाना था तो आए क्यों नहीं। पर प्रतीक तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। उसके घर के नंबर पर भी फ़ोन लगाया, वहाँ भी कोई नहीं उठा रहा था। मुझे चिंता होने लगी, सोचा चलकर खुद ही देख आती हूँ। पर जैसे ही मैं प्रतीक के घर के अंदर जाने लगी, सबकी बातें सुन मेरे पाँव के बाहर ही रुक गए। प्रतीक बोल रहा था और उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वह काफ़ी गुस्से में है। आप तो मान गई थी कि अब कोई कुंडली का मिलान नहीं करेंगी, तो आज अचानक से क्या हो गया आपको? उस ढोंगी बाबा ने भड़काया है आपको? ठीक है, तो मेरी भी बात सुन लीजिए। अगर मीरा से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, पर किसी से शादी नहीं करूंगा। सुनकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। कुछ देर तो मैं काठ की मूर्ति की तरह जड़वत चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। फिर अंकल के चिल्लाने की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। अरे मूर्ख औरत, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, यह मंगली फंगली कुछ नहीं होता।
तो फिर कौन तुम्हें भड़का गया? वो ढोंगी बाबा, मत सुनो किसी की, यह शादी हो जाने दो। क्यों दो प्यार करने वालों को अलग करने का पाप अपने सिर पर ले रही हो? अंकल आंटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। आंटी कहने लगी, देखो जी, सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती है, और दुनिया कितनी भी मॉडर्न क्यों न हो जाए, जो सही है सो है। मीरा मंगली है, उसके ऊपर काल सर्प दोष भी है। उसमें पंडित ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हम अपने बेटे की शादी मीरा से कर देते हैं तो प्रतीक की जान को भयंकर खतरा है, उसकी जान भी जा सकती है। अब बोलो, क्या जानबूझकर मैं अपने बेटे को मौत के मुंह में डाल दूं? जो भी हो, पर अब मैं यह शादी नहीं होने दे सकती। पर माँ, आप समझती क्यों नहीं? ऐसे पंडित ढोंगी और पाखंडी होते हैं, अपने आप को महान साबित करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अब भी कहता हूँ, छोड़ दो अपनी जिद, किसी की बातों में आकर हमारी जिंदगी नर्क मत बनाओ, हो जाने दो हमारी शादी। प्रतीक की बातों से बेबसी साफ झलक रही थी। आंटी जब अपनी बातों पर अड़ी रही तो प्रतीक यह कहकर वहां से चला गया कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है कीजिए, और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूँगा। अंकल कहने लगे, देखना एक दिन तुम ज़रूर पछताओगी, और तब मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए। कहकर वे भी वहाँ से चले गए। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मेरी आंखें पथरा गई, जबान बंद हो गई, कान सुन हो गए, जैसे मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। घर आकर मैं निढाल हो गई। माँ मेरे कमरे में चाय देने आई और मेरा चेहरा देखकर पूछा कि मैं तो प्रतीक के साथ गहने पसंद करने जाने वाली थी, तो गई क्यों नहीं? मैंने चुप्पी साध ली, कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई। माँ की जिद पर किसी तरह चाय समाप्त कर मैं सोने को हुई, पर फिर उनकी बातें याद कर झटके से उठी और वहाँ पड़े सामान को फेंकने लगी। माँ डर गई और पूछने लगी, क्या हो गया, सब ठीक है ना? मेरे होंठ कांप रहे थे, मैं बोलना चाह रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। माँ घबरा उठी, मीरा क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? फिर उन्होंने आवाज़ देकर पापा को बुलाया। पापा मुझे रोता देख व्याकुल हो उठे, कहने लगे, बेटा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पापा रोते रोते मेरी हिचकियाँ बंधने लगी थी। तभी प्रतीक की माँ का फ़ोन आया। उन्होंने जो कहा सुनकर पापा वहीं ज़मीन पर बैठ गए। पापा की तबीयत बिगड़ न जाए सोचकर मैं ही पापा को ढाढ़स देने लगी। शाम को प्रतीक ने मुझसे मिलने को बुलाया, वहीं जहां हम हमेशा मिलते थे। मीरा, सुनो मेरी बात और रोना बंद करो। कल ही जाकर हम मंदिर में शादी कर लेंगे। नहीं चाहिए मुझे माँ का आशीर्वाद, जैसे प्रतीक फैसला करके आया था। प्रतीक की बातों पर मैं चौंक गई। पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रतीक? मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तो मुझे भूल जाओ, क्योंकि माँ कभी हमें एक होने नहीं देगी। और मैं कहते कहते प्रतीक चुप हो गया। थोड़ी चुप्पी के बाद मैंने ही कहा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ प्रतीक, और मेरे बीच हुई बात मैंने माँ को बताई। माँ कहने लगी, ऐसी शादी का क्या मतलब जिसमें बड़ों का आशीर्वाद न मिले, और जब हम उसकी माँ की ही माँ नहीं चाहती कि यह शादी हो जाए, तो मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है हमारे ऊपर। और बेटा, शादी सिर्फ लड़का और लड़की से नहीं बल्कि पूरे परिवार से होता है। मैंने सोचा कि माँ सही कह रही है। अपने मन को कड़ा करके मैंने अपना फैसला प्रतीक को सुना दिया। सब बातों को भूलकर अपना मन काम और घर में रमाने लगी। पर जब आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तो उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। पर मैं कोशिश कर रही थी कि कई बार प्रतीक का फ़ोन भी आया, पर मैंने कोई बात नहीं की। कुछ महीने बाद ही मेरी दीदी मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई, जो उनकी ननद के रिश्ते में था। पर पापा ने लड़के वालों को सब बता दिया था कि मैं मंगली हूँ, और इस वजह से मेरी शादी टूट गई थी। लड़की के परिवार वाले कहने लगे, हम मंगली अंगली कुछ नहीं मानते, बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले। जल्द से जल्द मैं प्रतीक को अपनी यादों से मिटाना चाहती थी, इसलिए शादी के लिए मैंने तुरंत हाँ कर दी। ज़्यादा तामझाम लड़के वालों को भी नहीं पसंद था। बड़ी ही सादगी से मेरी शादी वरुण के संग हो गई।
कहाँ मैं प्रतीक की दुल्हन बनने वाली थी और बन गई वरुण की दुल्हन। शादी के बाद मैं मुंबई आ गई और अपना तबादला भी मुंबई में ही करवा लिया। वरुण जैसा दिलो जान से प्यार करने वाला पति पाकर मैं पूरी तरह से प्रतीक को भूल चुकी थी। जिगर और साक्षी के आने के बाद तो हमारा जीवन और भी खुशियों से भर उठा था। सुबह मन तो नहीं था, पर प्रतीक की ने बात ऐसी बोल दी थी कि जाने माँ कब तक जिंदा रहे। यही सोचकर मैंने आंटी से मिलने का मन बना लिया। सोचा अब क्या बैर रखना। मुझे देखते ही आंटी रो पड़ी और अपने सीने से लगाते हुए कहने लगी, बेटा मुझ अभागन को माफ़ कर देना। तुम क्या गई, तुम्हारे अंकल भी हमें छोड़कर चले गए और जाते जाते बोल गए अपनी करनी पछताओगी। उसकी बात लग गई, मैं बहुत पछता रही हूँ। हीरा फेंक कांच का टुकड़ा उठा लिया अपने बेटे के लिए। बेटा मैं अंधविश्वास के दलदल में फंस गई थी, कहकर आंटी फिर फबक कर रो पड़ी। तो क्या हुआ जो हम सास बहू न बन पाए, तो माँ बेटी का रिश्ता तो है न हमारा, माँ कहकर उसने उनके गले लग गई। धन्यवाद दोस्तों।